नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। साथियों, ये चैनल है आपका राजस्थान एग्जाम के लिए वाईफाई 2.0। साथियों, इसी कड़ी में मैं आपके साथ हूं आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। फिलहाल अभी हमारा राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक लगातार चल रहे हैं। साथियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी होता है प्लस कोर्स? नंबर 1, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है। नंबर 2, आपको टेस्ट सीरीजेस मिलती है, आपको क्विजेस मिलती है। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट जो बात है वो है डाउट क्लियरिंग सेशन। ये क्या होता है डाउट क्लियरिंग सेशन? साथियों, प्लस क्लास में क्या होता है, जब भी आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद में एक अलग से स्पेशल सेशन होता है जिसे आप बोलते हो डाउट क्लियरिंग सेशन। इसके अंदर जो भी आपने 3 घंटे के अंदर या पिछले 3 क्लासेस के अंदर स्टडी किया है, उन क्लासेस के अंदर क्या कुछ डाउट है आपके, उनको आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा प्लस कोर्स का क्या फायदा होता है, आप 24/7 कहीं भी कभी भी कितना भी एक्सेस कर सकते हो जितना आप में कैपेसिटी है। यानी अनअकैडमी की तरफ से पूरा द्वार खुला हुआ है, पूरा जो खजाना है वो बिल्कुल खुला हुआ है। जितना लूट सके तो लूट ले, वो वाली बात है यहाँ पे। और साथियों, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों महत्व है इस चीज़ का? इसलिए महत्व है क्योंकि जितने भी आपके एजुकेटर हैं उनके द्वारा जो लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, आप सभी के सभी एक्सेस कर सकते हो। यानी आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। अनअकैडमी की खास बात है आपके पास चॉइस है। इसका मतलब कि आपको जो फैकल्टी जिस तरीके से बेस्ट लगती है आप उससे उस तरीके से जुड़ सकते हैं और उसका क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बात है। अनलिमिटेड लाइव एक्सेस है आपको। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है जहां पर आप आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हो। यहीं पर आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होती है। सब्जेक्ट को समझने और नए तरीके से, आकर्षक तरीके से समझने का इसके अंदर कुछ अंदाज अपना अलग ही होता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करने हैं और उसके बाद सेल्फ वेरीफाई करने के बाद आरपीएससी पे क्लिक करके आप प्लस पे क्लिक करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 1400 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में आप कोर्स ले सकते हैं। साथियों, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। तो जल्दी कीजिए साथियों। मेरा रेफरल कोड है विष्णु1। अगर विष्णु1 रेफरल कोड का आप यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए साथियों, अब तो मोटिवेशन लाइन क्या है? वैसे मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा। मोटिवेशन के बारे में कहा जाता है कि मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन शुड बी इनसाइड आउट। यानी मोटिवेशन जो भी प्रेरणा है वो बाहर से अंदर नहीं आनी चाहिए, ये अंदर से बाहर आनी चाहिए। आपके अंदर से बाहर आनी चाहिए। इतने मोटिवेट रहो कि आपको कोई देखे तो वो मोटिवेट हो जाए आपको देखकर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप केवल और केवल तभी फेल होते हो जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन इन राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर परिवहन। परिवहन में हमने देखा था कि परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, यानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। ठीक है, ये हमारे राजस्थान में है। जल परिवहन एक होता है आपके ओशियन आपके, और दूसरा होता है इंटरनल यानी आंतरिक जल परिवहन। तो आपके राजस्थान में दोनों ही नहीं है। स्थल परिवहन की बात करें तो उसके अंदर रोड आती है, सड़क परिवहन आता है, रेल ट्रांसपोर्टेशन आता है और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो इन तीनों की बात हम राजस्थान में करने वाले हैं। किसकी? एक तो सड़क परिवहन हो गया, एक रेल परिवहन हो गया, एक आपके वायु परिवहन हो गया, साथ में हो गया पाइपलाइन परिवहन। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, रेल के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। एक बार बेसिक ब्रीफ केवल 2 मिनट के अंदर वापस रिवीजन कर लेते हैं। रेल क्या है? संघ सूची का विषय है। पहली रेल 1826 इंग्लैंड के अंदर चली थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। और राजस्थान में, भारत के अंदर रेल की अगर हम बात करें, रेलवे का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1850 के बाद में हुआ था और डलहौजी के कार्यकाल के अंदर शुरू हुआ। इसका जो कंपनी था वो था पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। पहली रेल, भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 के अंदर पोरबंदर से थाने 33 किलोमीटर यानी महाराष्ट्र में चली। रेलवे के कितने जोन है? 16+1, यानी 1 का मतलब क्या है? कलकत्ता मेट्रो। और 1 क्या है? और जो नेक्स्ट 1 है वो है तटीय, कोस्टल। आपका जो जोन है वो टोटल 18 जोन है, लेकिन अभी साइट के ऊपर, इंडियन रेलवे की साइट के ऊपर केवल 16 के बारे में बात की गई है। इसके बारे में विशेष क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका हेड ऑफिस आपके हेरिटेज सिटी
और आपके भारत की गुलाबी नगरी और भारत के जो पेरिस है उसमें आपका ये क्या है, ये इसका हेड ऑफिस है और इसके अंदर आपके 4 मंडल कार्यालय हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे, इसका हेड ऑफिस जबलपुर में है और राजस्थान के अंदर एक इसका मंडल कार्यालय है, उसका नाम है राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा। ठीक है, यानी 17 जोन की अगर हम बात करें और 73 टोटल मंडल है, जिसमें से 5 मंडल और 2 जोन आपके राजस्थान में है। एक जोन का ऑफिस राजस्थान में है, जबकि दूसरे जोन का ऑफिस नहीं है, केवल एक मंडल कार्यालय जिसका नाम कोटा है, राजस्थान में है। राजस्थान की बात करें तो पहली ट्रेन तारीख याद रखना 21 अप्रैल 1874 आगरा से बांदी कोई दौसा के अंदर चली थी। 1947 से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जयपुर के अंदर माधवराज प्रथम ने, जोधपुर में तख्त सिंह ने, बीकानेर में श्री गंगा सिंह जी ने, कोटा के अंदर श्री उम्मेद सिंह जी ने और बूंदी के अंदर श्री किशन लाल जी सोनी ने ट्रेन के लिए बहुत सारे प्रयास किए और ट्रेन चलवाई। जो किशन लाल जी सोनी है बूंदी वाले, इन्हें रेल बाबा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रेलवे बजट की बात करें तो 1925 के अंदर उससे पहले एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एडवर्ड कमेटी। उसने बोला था कि रेलवे के विकास के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए रेलवे का बजट आप अलग से कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। और उसी आधार पर जो एडवर्ड कमेटी है उसकी सिफारिश के, उसकी रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल 2017-18 के अंदर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की सरकार है उसने बोला कि उस समय इसका डेवलपमेंट ज़्यादा करना था, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है इसका डेवलपमेंट लगभग हो चुका है, बाकी हम कर ही रहे हैं, इसलिए सेपरेट बजट की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब हमें सेपरेट बजट की व्यवस्था नहीं चाहिए, इसलिए 2017-18 के बजट से पुनः जो रेलवे का बजट था वो सामान्य बजट के साथ में मिलकर आ रहा है, यानी अब सेपरेट बजट नहीं आता है। पहली रेल बस की बात करें तो इजरा है 1939 और राजस्थान के अंदर 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, यानी दोनों ही नागौर में है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी दोनों ही कहाँ पर है, नागौर में है, और यहाँ पर आपकी पहली रेल बस चली है। राजस्थान में एक जोन है, 5 मंडल कार्यालय है, इनके बारे में देख लिया। इंपॉर्टेंट बात देखिए नीचे नेक्स्ट, भारतीय रेल अनुसंधान व परीक्षण केंद्र, इंडियन रेलवे रिसर्च एंड जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है जिसका ऑफिस कहाँ पर है, पचपदरा बाड़मेर में है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, दिमाग में याद कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिमको वैगन फैक्ट्री ये आपके भरतपुर में है, और पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र ये आपके उदयपुर में है, और रेलवे का विद्युत लोको शेड ये आपके कोटा के अंदर ओपन होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इन चारों बातों को ध्यान रखिएगा, बाड़मेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा। आगे देखते हैं जयपुर मेट्रो। साथियों, यू हैव टू प्राइड कि आपका राजस्थान के अंदर मेट्रो है, और जयपुर जो हेरिटेज सिटी के साथ साथ एक मेट्रो सिटी भी है, ठीक है। और जयपुर मेट्रो जो आपकी कंपनी है JMRC, इसका स्थापना 2010 में हुआ था और इसका इनॉग्रेशन 12 नवंबर 2010 में हुआ था। भारत की 6ठी मेट्रो है आपके जयपुर में। पहले चरण के अंदर 2 उप चरण है, मानसरोवर से चांदपोल लगभग 9.7 किलोमीटर, दूसरा है चांदपोल से बड़ी चौपड़ लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा। यानी पहले चरण के जो 2 उपचरण है उनमें लगभग 12 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा का टूर है, और 2015 में से बेस्ट अर्बन मास ट्रांजिट अवार्ड से भी नवाजा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि मनीला फिलीपींस में है, उसने 969 करोड़ रुपीस का लोन दिया है कि आप लोन ले जाइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए और शहर की सुंदरता बढ़ाइए और जो आपके पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कीजिए। श्यामनगर जो कि सोडाला में है, यहाँ पर एक स्टेशन है जिसके अंदर सभी की सभी महिलाएं हैं, इसलिए महिला शक्ति स्टेशन बोलते हैं। इसके अलावा अमृत कक्ष है, नवजात शिशु को दुग्ध पान करवाने के लिए अमृत कक्ष बनाए गए हैं। दूसरा जो फेज है वो आपके सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक चलेगा, लगभग 22 किलोमीटर का एरिया होगा, कवर करेगा वो। इसके बारे में अभी प्रोसेस चल रहा है। अगर आपको भूमिगत मेट्रो के अंदर सफर करना है तो आइए, स्वागत है आपका राजस्थान के पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी और मेट्रो सिटी जयपुर में। यहाँ से चांदपुल से बेटिया बड़ी चौपड़ अंडरग्राउंड जाइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे की बात करें, इसका भोलूगाड़, इसका शुभंकर है। मेघालय में कोई रेल नहीं है। रेलवे की पटरी 3 प्रकार की होती है। नेरो गेज जो 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होती है आपके धौलपुर में है। मीटर गेज 1 मीटर की होती है। ब्रॉड गेज 1 मीटर और 67 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलती है। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान, मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता भारत एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। दोनों भी बंद है, थार एक्सप्रेस बंद है, समझौता एक्सप्रेस बंद है। मैत्री एक्सप्रेस जो है कलकत्ता वाली, ये बिल्कुल क्या है, ये चालू है, इसका ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रेलवे की लंबाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। कीप इन माइंड, दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि 5,920 किलोमीटर आपकी कुल स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कुल स्थलीय सीमा है। और 5,920 में से केवल 9 और जोड़े तो 5,929 किलोमीटर, यानी 5,929 किलोमीटर आपके रेलवे रूट की लंबाई है राजस्थान के अंदर। और ये जो रेलवे रूट है, ये टोटल इंडिया का जो रेलवे रूट है, इसका अबाउट टू 8.66% है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आपका रेलवे कंप्लीट हुआ। वायु परिवहन की बात करते हैं। वायु परिवहन आपके यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट कहाँ पर है? आपके 7th शेड्यूल, जो 7वीं अनुसूची है आपके संविधान के अंदर, उसके अंदर 3 तरह की लिस्टेज है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट है, नंबर 2 स्टेट लिस्ट है, नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉज फॉर्मेशन का जो राइट्स है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो आपके सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ फॉर्मेशन का राइट आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है, उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन अगर दोनों ने फॉर्मेशन कर दिया, डिस्प्यूट की अगर स्थिति है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मान्य होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है तो वो भी मान्य होगा। इसी तरह से संघ सूची का किसका विषय है? यहाँ पे यूनियन लिस्ट का विषय है, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। 1953 की बात करें तो वायु परिवहन का हमने नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1929 के अंदर महाराजा उमेर सिंह ने फ्लाइंग क्लब की स्थापना करी। आपके कहाँ पर? राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, यानी जोधपुर की। राजस्थान के अंदर 13 हवाई अड्डे हैं, 7 नागरिक हैं और 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। नागरिक का मतलब है सिविलियंस इनको यूज कर सकते हैं। सैन्य का मतलब है जो केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर सिविलियंस अलाउ नहीं होते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो वायु परिवहन के बारे में हमने देखा कि एयरपोर्ट राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो एक आपके जयपुर एयरपोर्ट है, जिसे आप सांगानेर के नाम से जानते हो, जो आपके जयपुर में है। दूसरा आपके डबोक एयरपोर्ट है, जिसे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी कहते हैं, और ये उदयपुर में है। तीसरा आपके कोटा में है, कोटा एयरपोर्ट बोलते हैं। चौथा आपके किशनगढ़ में है, और इसे किशनगढ़ अजमेर में है ये एयरपोर्ट। इसके अलावा 6 छोटे एयरपोर्ट हैं जो सेना या वायुसेना के पास में है। पहला नाल बीकानेर में है, दूसरा उत्तरलाई बाड़मेर में है, तीसरा आपके जैसलमेर में है, चौथा आपके जोधपुर में है, पांचों आपके सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है, और 6th नंबर का आपके फलोदी जोधपुर के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एयरपोर्ट है, इतने जितने मैंने आपको नीचे वाली लाइन के नाल, उत्तरलाई, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़, फलोदी, जोधपुर, ये सभी के सभी आपके कहाँ पर है? ये सभी के सभी आपके कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? ये आपके हैं इंडियन एयरफोर्स के साथ में पश्चिमी राजस्थान के अंदर। पूरी की पूरी जो रेड क्लिफ लाइन है उसके ऊपर है। 24/7 अलर्ट की पोजीशन में रहते हैं। कभी भी केवल कहते हैं ना इंडियन आर्मी वाले कि केवल 45 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर इलाहाबाद लाहौर को तबाह कर सकते हैं, अगर मौका मिले तो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, ये केवल अलग बातें हैं। 4 हवाई पट्टियां हैं राजस्थान में। हवाई पट्टियों का मतलब होता है आप थोड़ी ज़्यादा पैसे वाले हो गए, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हो, पैसे वाले हो गए हो, आपका कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपका कारोबार पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है, आपको समय नहीं है गाड़ी के अंदर बैठने का, तो आप हेलीकॉप्टर में बैठिए। अब यहाँ से चेन्नई गए, चेन्नई से आप बेंगलुरु गए, वहाँ से आप मुंबई गए, मुंबई से राजस्थान आए, राजस्थान से आप जो है बाड़मेर गए, और बाड़मेर में रिफाइनरी को चेक किया। इस तरह से आपका अगर शेड्यूल रहता है तो आप निजी हवाई पट्टियाँ बना लेते हैं, यानी आप खुद की हवाई पट्टियाँ बना लेते हैं। जैसे कांकरोली, और कांकरोली कहाँ पर है? आपके राजसमंद में है। यहाँ पर जेके ग्रुप जो सीमेंट वाला है, जेके ग्रुप वाला, उसकी खुद की हवाई पट्टी है, यानी वो खुद जो है अपने चार्टर प्लेन वहाँ पर उतार सकते हैं। पिलानी की बात करें तो पिलानी के अंदर जो आपके बिड़ला ग्रुप है उसका हवाई पट्टी है। और जो वनस्थली विद्यापीठ है, जो आपके राजस्थान के जोमनेर में जन्मे हुए क्रांतिकारी भी थे, आपके जो है आधुनिक भारत के निर्माता भी थे, हीरालाल शास्त्री जी। और उन शास्त्री जी ने जो है आपके उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी थी आपके टोंक में। और वहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनकी जो आपके जो एजुकेशन है उसके लिए बेहतर कार्य करती है, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में। इसके अलावा 12 के अंदर अडानी समूह जो है, इसकी क्या हवाई पट्टी है? तो देखिए, ये 4 हमारी निजी हवाई पट्टियां हैं राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कांकरोली राजसमंद में जेके ग्रुप की है, उसके अलावा पिलानी झुंझुनू में बिड़ला ग्रुप की है, और 12 के अंदर अडानी ग्रुप की है, और आपके जयपुर के अंदर टोंक के अंदर वनस्थली विद्यापीठ की क्या है? हवाई पट्टी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। शेष सभी हवाई क्षेत्र जो हैं, जितने भी हवाई क्षेत्र हैं, वो राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन है।
सांगानेर हवाई अड्डे की कुछ बात कर लेते हैं। सांगानेर हवाई अड्डे को 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, यानी इसको टैग मिल गया 2005 के अंदर कि अब सांगानेर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और ये देश का 14 नंबर का एयरपोर्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डबोक जो एयरपोर्ट है आपके कहाँ पर है, आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में आपके डबोक एयरपोर्ट है, जिसका नाम क्या कर दिया है, महाराणा प्रताप। आप जानते हो महाराणा प्रताप के बारे में, ए माई जड़े तो एड़ा जन जेड़ा जीना राणा प्रताप की। हे माँ, अगर पुत्र उत्पन्न करो तो इस प्रकार का करो जैसे तो राणा प्रताप को आपने जन्म दिया है। ठीक है, तो ऐसे तो वीर शिरोमणि लोग हैं, तो इनके नाम तो जब तक चलते रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों का नाम रहेगा। इसके अंदर कोई डाउट, कोई नान नुकर वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है, डबोक में है, और डबोक कहाँ पर है, आपके उदयपुर में है। इसी तरह से हम बात करें किशनगढ़ हवाई अड्डे की, तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का नाम VIKG कर दिया है। क्या कर दिया है, VIKG। ये किशनगढ़ हवाई अड्डे का नाम है, और किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपके राजस्थान के हृदय और भारत के मक्का मदीना अजमेर के अंदर जो है आपके किशनगढ़ हवाई अड्डा है, जिसका नाम क्या है, VIKG। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान का पहला एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट ये आपके कोट कासिम में बन रहा है, और कोट कासिम कहाँ पर है, अलवर में है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि राजस्थान के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। ग्रीनफील्ड क्या बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। अब आप बोलोगे साहब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को आप बोलते हो ग्रीनफील्ड, क्या बोलते हो, ग्रीनफील्ड, और एक को आप बोलते हो ब्राउनफील्ड। क्या बोलते हो, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हरा क्षेत्र और भूरा क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब ये है, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब आप बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट करते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हो। आप मान लीजिए कि आपका घर आपके जोधपुर में है, अब आप जयपुर में आए और एक प्लॉट लिया, बिल्कुल खरीदा प्लॉट और उसके ऊपर मकान बनाया, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मान लीजिए आप जो जयपुर के हैं, आपका एक पुराना मकान है जो आपके जयपुर में भी है, और आप जोधपुर के हैं, जयपुर आए, उस पुराने मकान को वहां से हटवाया और नया मकान वहां पर बनवा दिया या उसका रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलोगे। तो ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिए। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल नया एयरपोर्ट बन रहा है। एक तो आपके कोट कासिम अलवर में बन रहा है, एक आपके जो है कोटा के अंदर इस प्रकार का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कोटा के अंदर जो जगह है उसका नाम है शंभूपुरा। क्या नाम है, शंभूपुरा। ये शंभूपुरा कहाँ पर है, कोटा में है। अभी 3 महीने पहले ही इसको भारतीय विमानपत्तन ने इसको क्या है, मंजूरी दी है। तो इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ भी आ सकता है, शंभूपुरा कोटा। और दूसरा आपके जो कोटपुतली वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, कोटपुतली, मनोहरपुरा के आगे कोटपुतली वाला एरिया है जयपुर में। यहाँ पर भी आपके एक क्या बनने जा रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एरो मोटरपोलिस एयरपोर्ट कहाँ पर है, आपके कोट कासिम अलवर में है, ध्यान रखना। नाउ आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट यू मीन बाय द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर नया, बिल्कुल सब कुछ नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे ग्रीनफील्ड बोलते हैं। अगर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं या रिपेयर करते हैं तो उसे आप ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हो। ग्रीनफील्ड आपके कोटा में है, कोटा का जो शंभूपुरा है वहाँ पर बनेगा, कोटपुतली जयपुर वहाँ पर भी बनेगा, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। और एरोट्रोपोलिस आपके जो एयरपोर्ट है वो आपके कोट कासिम अलवर में बन रहा है। देखो अलवर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके सबसे ज़्यादा जो बड़ी इकाइयाँ है वो आपके अलवर में है। और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड यूनिट्स है इंडस्ट्री की वो आपके जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एक संस्था है जिसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है, एयर इंडिया। तो देखो एयर इंडिया, इसके अंदर आप जो है ये आपके इंटरनेशनल जो है फ्लाइट के लिए काम करती है। 2007 में नेशनल एविएशन कंपनी जो है इसकी स्थापना करी, नेशनल एविएशन कंपनी। ये कब करी, 2007 के अंदर इसकी स्थापना करी भाई। तो ये थी कुछ खास बातें किसके बारे में, आपके एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि एयर ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान में किस तरीके का है और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। करंट अफेयर्स के साथ मैंने आपको इसको अपडेट कर दिया है। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण आपके सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन है, सड़क परिवहन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही आपको दिल भी कर रहा होगा इसको पढ़ने का, कब सड़क परिवहन आएगा, कब हम बात करेंगे कि इसका नया नंबर क्या है, इसका पुराना नंबर क्या है।
क्यों इसको चेंज कर दिया? तो बिल्कुल बिल्कुल आप बेधड़क निश्चित होकर बैठ जाइए मेरी क्लास के अंदर, बिल्कुल आपको ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू अबाउट दी रोड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एक बार आप यहाँ पर मैप देखिए, मैप देखकर आप बड़े ही खुश हो रहे होंगे, खुश तो बहुत हो रहे होंगे, आपकी पुराना मैप आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके जो है नेशनल हाईवे 15 है। देखो वैसे तो नेशनल हाईवे आपके 40-50 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा आपके स्टेट हाईवेज हैं, तो उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हाईवे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के 10 हाईवे हैं जिनके बारे में मैं आपको बात करूंगा। इसके अलावा भी आपको चाहिए तो मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा सकता हूं, जिसके अंदर पुराने हाईवे के नंबर और नए हाईवे के नंबर, लेकिन पूरी लिस्ट याद करने का कोई मतलब नहीं है। नेशनल हाईवे 15 है, नेशनल हाईवे 8 है, नेशनल हाईवे 11 है, नेशनल हाईवे 14 है, नेशनल हाईवे 76 है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल हाईवे आपके जो 8 है, 11 हो गया, 76 हो गया, 12 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो इन ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना लंबाई है, कोई स्पेशल बात है क्या, ठीक है। इसके अलावा इसका पुराना नंबर क्या था, नया नंबर क्या हो गया, कोई घाट की गुनी है किस हाईवे पर है, आपके जो मुकुंदरा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो किस हाईवे पर है, घाना पक्षी विहार किस हाईवे पर है, किस हाईवे पर जाते समय आप गोडावन पक्षी को देख सकते हो, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं। एक मोटा बेसिक आइडिया देखते हैं। देखो अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वी कैन सी हियर ए मेजर इंपॉर्टेंट हाईवे दैट नेम इज नेशनल हाईवे 15। और ये जो नेशनल हाईवे 15 है ये आपका देखिए पूरा का पूरा आपके वेस्टर्न राजस्थान से क्रॉस कर रहा है और सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, ये राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका बीकानेर वाला एरिया है, इस बीकानेर और ये आपके जो नेशनल हाईवे 15 है यहाँ से एक हाईवे निकलता है, दैट नेम इज ए हाईवे नंबर 11, नेशनल हाईवे नंबर 11। और ये नेशनल हाईवे नंबर 11 आपके जयपुर होते हुए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी राजधानी होते हुए आपके घाना पक्षी विहार यानी भरतपुर होते हुए आपके कहाँ पर जाता है, आगरा में जाता है। यानी दूसरा हो गया, एक आगे हो गया आपके नेशनल हाईवे 15 और दूसरा हो गया आपके नेशनल हाईवे 11, ठीक है। इन दोनों की चर्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से बनती है, तो करेंगे 100%, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये धौलपुर वाला एरिया है, इस धौलपुर वाले एरिया से आपके एक नेशनल हाईवे निकलता है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 3। और ये जो नेशनल हाईवे 3 है ये आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो अब आप बोलोगे साहब व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? तो साथियों मैं आपको बताऊंगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, मैं आपको बताऊंगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर क्या है, मैं आपको बताऊंगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या है, और राजस्थान के कौन कौन से हाईवे इससे रिलेटेड है। अभी कल ही न्यूज़ में आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि हम जल्दी ही 2022 तक जो आपके ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर है उसको शुरू कर देंगे। तो क्या है ये फ्रेट कॉरिडोर, क्यों चर्चा में आया है, और राजस्थान का कौन सा हाईवे इसके अंदर डेवलप हो रहा है, कौन सी योजना के तहत बना है, इन सब के बारे में दिल थाम के बैठिए मेरे प्यारे साथियों। तो ये नेशनल हाईवे 3 जो है यहाँ पर आगरा से निकल रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट हाईवे है जो आपके दिल्ली से आ रहा है और आपके सरिस्का के पास से एंटर होता है और अलवर के अंदर, उसके बाद में अलवर के बाद में आपके राष्ट्रीय राजधानी राज्य की राजधानी जयपुर से निकलता है, आपके राजस्थान के हृदय से होते हुए आपके जो है उसके बाद में ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे आगे निकल जाता है और ये पूरा डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए उदयपुर होते हुए पूरा का पूरा गुजरात की तरफ निकल जाता है। और ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नेशनल हाईवे 8, क्योंकि इस हाईवे पर बना हुआ है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि 150 किलोमीटर चौड़ाई पट्टी के अंदर पूरा का पूरा क्या बनेगा, इसके अंदर पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, ठीक है। तो ये DMIC क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे 76 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ये देखो नेशनल हाईवे 76 आपके उदयपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा होते हुए बारां होते हुए बाहर निकलता है और मध्य प्रदेश जाता है। और यही वो हाईवे है जिसके ऊपर आपके झूलता हुआ ब्रिज बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, नेशनल हाईवे 76। तो ये आपके अगला महत्वपूर्ण हाईवे हो गया 76, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में देखिए ये आपके राज्य की राजधानी है जयपुर, यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है और आपके ये मध्य प्रदेश में जा रहा है, नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 12। इसके बारे में देखेंगे कहाँ से निकलता है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं ये एक हाईवे आपको दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे 65, क्या नाम है इसका, नेशनल हाईवे 65 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल हाईवे 65। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेशनल हाईवे 14,
जो कि आपके जो है गोंडवाना क्षेत्र के अंदर बहता है या गोंडवाना क्षेत्र के अंदर स्थित है, नेशनल हाईवे 14, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आपकी जो 89 हाईवे है इसके बारे में देखेंगे, कौन सा हाईवे कहाँ पर क्यों जा रहा है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा कि इस तरह से देखो नेशनल हाईवे में से लिखा हुआ नहीं बताऊंगा आपको, लिखा हुआ कैसे कि नेशनल हाईवे 15 है और यहाँ से जा रहा है, इतनी लंबाई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे नहीं, मैप के अंदर चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर होता रहेगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो इन हाईवेज के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन ट्राइंगल है उसके बारे में हम जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है उसके बारे में डिस्कशन, और जो आपके ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए साथियों, अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क को जो है अगर हम जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन को हम जो है अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया एक्सप्रेस वे, नंबर 2 हो गया NH का मतलब क्या है, नेशनल हाईवेज, और नंबर 3 हो गया स्टेट एच का मतलब क्या है, स्टेट हाईवेज। नंबर 4 है मुख्य जिला सड़कें, और नंबर 5 है अन्य सड़कें। और जो अन्य सड़कें हैं इसके अंदर भी हम 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, और एक होती है अन्य आपके ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे पहले डिवाइडेशन किया है एक्सप्रेस वे का, नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का, मुख्य जिला सड़कों का और अन्य सड़कों का। अन्य सड़कों का मतलब क्या है, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। तो एक बार देख लेते हैं, अगर हम नेशनल हाईवे की बात, एक्सप्रेस वे की बात करें तो एक्सप्रेस वे आपके राजस्थान में केवल एक है, जिसे आप बोलते हो नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 एक्सप्रेस वे क्यों है, क्योंकि ये 6 लाइन हाईवे है। कितना लाइन हाईवे है, एक तरफ मतलब 6 लाइन हाईवे है ये, 8 लाइन हाईवे है ये। और 8 लाइन जो हाईवे है मतलब 4 जो है रूट जाने के हैं और 4 रूट आने के हैं। और ये आपके जयपुर से लेकर किशनगढ़ तक नेशनल हाईवे 8 के ऊपर बना हुआ है। जाइएगा कभी, जब आपको अजमेर जाने का मौका मिले आरपीएससी में, तब देखिएगा इस हाईवे से जब आप जाएंगे तो आपके पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। इतना स्मूथ बना हुआ है, इतना बेस्ट तरीके से बना हुआ है। ये एक्सप्रेस वे है आपके राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे। इसके अलावा देखिए, अगर नेशनल हाईवेज की बात करूं, अगर मैं बात करूं इनकी संख्या की कि नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है राजस्थान में, तो ये लगभग आपके 39 नेशनल हाईवे आपके राजस्थान में है। और जिनकी टोटल लंबाई, अगर मैं बात करूं टोटल लंबाई के नेशनल हाईवेज की, तो ये आपके 10,599.67, तो पॉइंट को छोड़िए, लगभग 10,599, यानी आप कह सकते हो कि 10,600 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज है आपके राजस्थान में। अगर मैं बात करूँ स्टेट हाईवेज की, तो स्टेट हाईवेज की अगर हमें संख्या की बात करूँ तो संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 115, कितना, 115, 115 संख्या है। अगर मैं इनकी लंबाई की बात करूँ तो लंबाई दिल थाम के बैठिए, ये और लंबे हैं, तो 15,517, कितना, 15,517 किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है स्टेट हाईवेज की आपके कहाँ पर, राजस्थान में। अगर मैं बात करूं मुख्य जिला सड़कों की, तो मुख्य जिला सड़कें यानी वे सभी सड़कें जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, जहाँ पर डीएम सर बैठते हैं, एसपी सर बैठते हैं, उन एरियाज को जोड़ती है, उसे मुख्य जिला सड़कें बोलते हैं। और उनकी लंबाई है आपके 8,757.25 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिए 8,757 किलोमीटर की आपके क्या है, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। अगर हम बात करें अन्य सड़कों में, तो अन्य सड़कों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अन्य सड़कों में हमने क्या देखा, जिला सड़कें, और दूसरा देखा ग्रामीण सड़कें। अगर जिला सड़कों की बात करें तो आप देखिए 53,431 किलोमीटर इनकी लंबाई है, लगभग 53,400 किलोमीटर। अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें तो दिल थाम के बैठिए, 1,75,937 किलोमीटर इनकी लंबाई है। कितनी है भाई, 1,75,937 किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है। तो देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पूछ सकता है कि बताइए नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 10,599 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज की लंबाई कितनी है, 15,517 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, 8,757 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1,75,937 किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार की सड़कों की लंबाई है, आपको ऑप्शन दे दे एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें या अन्य सड़कें, तो अदर रोड्स जो हैं अगर इनका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,75,000 और लगभग 50,000 अगर आप वो जोड़ोगे तो 2,25,000 के आसपास आपकी क्या हो गई, 2,25,000 के आसपास क्या हो गई आपकी केवल अन्य
सड़कें हो गई है। तो सबसे एक नंबर पे कौन आएगा लंबाई के अंदर? अगर आपको सड़क पूछ लेवे कि किस प्रकार की सड़क जो है आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा है, तो पहले स्थान पर क्या आएगा? अन्य सड़कें। ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए इस बात को मैं आपको बता रहा हूं बार बार। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? स्टेट हाईवेज। और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? नेशनल हाईवेज। नंबर 4 पे कौन सा आएगा? मुख्य जिला सड़कें। और नंबर 5 पे कौन सा आएगा? आपके एक्सप्रेसवे। ये तो लंबाई के अनुसार हो गया है कि लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है? अदर रोड्स की है। उसके बाद में किसकी है? नेशनल हाईवेज की है। उसके बाद में किसकी है? उसके बाद में स्टेट हाईवेज की है। उसके बाद में नेशनल हाईवेज की है। उसके बाद में मुख्य जिला सड़कों की लंबाई है। और सबसे कम आपके एक्सप्रेस वे की लंबाई सबसे कम है। तो यहाँ से जो प्रश्न आएंगे मैंने आपको बता दिए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जो आपकी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर 2,64,244.05 किलोमीटर की सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं भाई? 2,64,244.05। तो आप मोटा याद रखिए कि 2,64,244 किलोमीटर की आपकी क्या है? सड़कों की लंबाई है। और इसको याद रखना है, मैं टेस्ट के अंदर भी पूछूंगा और आपके जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा उसके अंदर भी पूछेगा। ध्यान रखना, पिछली बार एक एग्जाम लगा था आपके जिला उद्योग अधिकारी का, उसके अंदर पूछा था कि कितनी एलईडी लाइट लगी गई है। अब एलईडी लाइट ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक बॉक्स बनाकर लिखा गया था कि इतनी एलईडी लाइट्स आपके स्टेट के अंदर लगाई गई है। और इकोनॉमिक सर्वे से सीधा उसने डेटा उठा लिया। तो ध्यान रखना, अगर आपसे लंबाई पूछिए सड़कों की तो कितनी है? 2,64,244 किलोमीटर आपकी क्या है? लेंथ है, आपकी लंबाई है किसकी? टोटल सड़कों की। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या है? अदर रोड्स है। नंबर 2 पे स्टेट हाईवे है। नंबर 3 पे नेशनल हाईवे है। नंबर 4 पे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स है। नंबर 5 पे आपके एक्सप्रेस वे है। अगर हम बात करें घनत्व की, अगर हम बात करें किसकी? घनत्व की बात करें तो घनत्व जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, वैसे ही डेंसिटी ऑफ रोड होती है। लेकिन फर्क ये होता है कि इसका जो घनत्व है वो है 77.21 किलोमीटर। ये इतनी आपकी सड़क है कहाँ पर? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। यानी जो आपके प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर लगभग 77 किलोमीटर आपकी क्या है? रोड है राजस्थान की। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं इसलिए भारत की बात करता हूं, अगर मैं भारत की बात करूं तो ये वाला आंकड़ा कितना हो गया है? 143.08 हो गया है। कितना हो गया है? 143.08। यानी 100 वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 77 जो है प्रति 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है? आपके ये रोड्स है। ठीक है, यानी इतना क्या है? ये डेंसिटी है। अगर इंडिया की बात करें तो 143 143 किलो जो है आपके प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना सड़क है? 143 है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं घनत्व। वैसे घनत्व क्या क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहने वाले जो जितने लोग हैं उन्हें पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसी तरह से 100 वर्ग किलोमीटर की जितनी सड़कें हैं उसे क्या बोलते हैं? रोड डेंसिटी बोलते हैं। राजस्थान की कितनी है? 77 है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। और इंडिया की कितनी है? 143 है। दोनों याद रखिएगा, दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो डिफरेंस भी ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो बात देखते हैं। अगर हम बात करें हमारे रंगीले राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 89.90% ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से जुड़ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है भाई, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है कि राजस्थान के अंदर 89.90 जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रीजनल एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वो किससे जुड़ गए हैं? ऑलरेडी कनेक्टेड विद दी बाय दी रोड्स। यानी कि ये सड़कों के द्वारा क्या हो गए हैं? आपस में जुड़ चुके हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के गांवों का कुल कितना परसेंट है जो लगभग सड़कों से जुड़ चुका है, तो मोटा मोटा आप याद रखिएगा 90% आपके जो विलेज है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। किसके माध्यम से? सड़कों के माध्यम से। इस आंकड़े को ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। आप जानते हो आपके एक कंपनी है जिसका नाम है RSRTC, यानी राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। क्या नाम है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ये जो पथ परिवहन निगम है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1964 यानी 1 अक्टूबर 1964 को आपके राजस्थान में राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी।
और ये जो संस्था है, एक आपके एक एक्ट बना हुआ है, सड़क परिवहन एक्ट यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1950। इसके तहत इस संस्था की स्थापना की गई है आपके रोडवेज की। और रोडवेज की स्थापना की खास बात ये तो थी, और इससे ज़्यादा खास बात क्या है, आपके राजस्थान रोडवेज प्रतिदिन लगभग 14.95 लाख किलोमीटर, यानी मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। यानी आपकी जो राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो एक दिन में लगभग 14.95 लाख किलोमीटर यानी अबाउट 215 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। और इसी साथ में जब 15 लाख किलोमीटर चलती है तो लगभग आपके 8.65 लाख यानी लगभग 8,65,000 यात्रियों को क्या पहुंचाती है, ये लाभ पहुंचाती है। यानी लगभग 8,65,000 जो यात्री हैं वो आपके सफर तय करते हैं किसमें, राजस्थान रोडवेज में प्रतिदिन। और इसका जो टोटल प्रतिदिन का जो चक्कर है वो कितना है, 14.95 लेकिन 14,95,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1950 के माध्यम से किया गया था। तो इस बात को आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आइए मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए 2020 की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, 2,64,244 वर्ग किलोमीटर, 2,64,244.05 05 किलोमीटर जो है आपके टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है आपके सड़क परिवहन की। उसके बाद देखते हैं डेंसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन 77.21 किलोमीटर आपके एवरी 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपके राजस्थान का है घनत्व। और 143 यानी 143.08 ये है आपके इंडिया का घनत्व। तो ये कम है, तो ध्यान रखिएगा दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है ये भी पूछा जा सकता है। प्रतिदिन आपके जो RS राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो अबाउट 14.95 लाख किलोमीटर सफर तय करती है। अबाउट 8,65,000 जो आपके यात्री हैं उनको क्या कराती है, सफ़र करवाती है। हालांकि अभी तो कोविड चल रहा है, तो कोविड की वजह से थोड़ा इशू है, और उस इशू के कारण जो है इतनी ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रही है और लोग बाग भी आवागमन पूरा कर नहीं रहे हैं। तो ये कुछ बात हुई आपकी इकोनॉमिक सर्वे की आंकड़ों की। अब आपको एक मैप दिखाई दे रहा है और इस मैप के अंदर एक रेड कलर की जो है आपको रोड दिखाई दे रही है। इस रोड की भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्यारे साथियों। ये आपके क्या है, ये आपके ढाका है। और ढाका कहाँ पर है आप जानते हो, 1947 से पहले तो हमारा ही था, लेकिन 1947 में इसको हमने अलग कर दिया और हमारे पास में एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से दो क्षेत्र बन गए थे। पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में हमारे हिंदुस्तान की फौजों ने घुटने टिकवा दिए और एक अलग से देश बनवा दिया जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है ढाका। तो साथियों इस रोड का नाम है ग्रांड ट्रक रोड। क्या नाम है, ग्रांड ट्रक रोड यानी GTR, ग्रांड ट्रक रोड की हम बात कर रहे हैं, ट्रंक रोड की हम बात कर रहे हैं। तो इस रोड को किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, शेर शाह सूरी ने इस ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। और शेर शाह सूरी एक अफगानी शासक था जिसने हुमायूं को हराया था। उसके बाद में हुमायूं जो है बीकानेर आपके जोधपुर के मालदेव के पास जाता है और 3 दूत भेजता है। एक का नाम था अतक खां, एक का नाम था मीर समद और एक का नाम था रायमल सोनी। और जो मालदेव है इसको हमारे हुमायूं को क्या आश्वासन देता है कि आप निश्चिंत रहिए, बीकानेर का परगना मैं आपको देता हूं और आप आ जाइए। लेकिन हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था मियाँ सुर्ख, उसके कहने पर वो वहाँ पर नहीं आया और सिंध चला गया। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपके 1544 के अंदर एक जैतारण और पाली का युद्ध होता है शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच में। तो मालदेव शेर शाह सूरी कुछ धोखा करता है। तो यहाँ पर 2 इनके एक वॉरियर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, जेता और कूपा मालदेव के। उन दोनों में अविश्वास हो गया तो मालदेव युद्ध छोड़कर चला गया, युद्ध शुरू होने से पहले चला गया और उन दोनों ने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। शेर शाह सूरी बोलता है मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता भाई। ठीक है। तो ये था हमारे राजस्थान की और शेर शाह सूरी की कुछ खास बात करते हैं। शेर शाह सूरी यहाँ क्यों आया है, यहाँ आया है
क्योंकि उसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, इसलिए शेरशाह सूरी को भारत के अंदर सड़क निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के अंदर सड़क निर्माता कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत के अंदर सड़क निर्माता किसे बोलते हैं तो शेरशाह सूरी को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भारत में या आधुनिक रूप से आधुनिक समय में जो है सड़क निर्माता किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेकाडम। क्या नाम था? मेकाडम। यानी अगर सड़क निर्माता आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। अगर पूछे आधुनिक सड़कों का निर्माता कौन है तो उसका आंसर क्या होगा? मेकाडम। मेकाडम। ध्यान रखना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब शेरशाह सूरी को क्यों बोलते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये आपके ढाका है। ये क्या है? ढाका। और दूसरा, ये आपके दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? कलकत्ता। यानी इसने एक रोड बनवाई ढाका से कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से कहाँ पर? दिल्ली। और दिल्ली से कहाँ पर? अमृतसर। दिल्ली से कहाँ पर? अमृतसर। और अमृतसर से कहाँ पर? आपके पेशावर तक, यानी पेशावर तक। यहाँ तक क्या है? एक आपके रोड बनवाई। यानी ढाका को कलकत्ता से, कलकत्ता को दिल्ली से, दिल्ली को अमृतसर से, और अमृतसर को पेशावर से कनेक्टेड किया। किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। और मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हो अमृतसर से जो आपके दिल्ली से अमृतसर वाला जो हाईवे है, इसे आप क्या बोलते हो? नेशनल हाईवे 1 बोलते हो। और आपके जो दिल्ली से कलकत्ता वाला हाईवे है, इसे आप क्या बोलते हो? नेशनल हाईवे 2 बोलते हो। इसीलिए नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं। यानी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से हम उसे जानते हैं। याद आया क्या? तो ये था साथियों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सड़क निर्माता था हमारे भारत में। और ढाका से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, जिसको हम नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं, दिल्ली से अमृतसर जिसे नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं, और अमृतसर से पेशावर पाकिस्तान तक जो है आपके ये पूरी रोड बनाई थी। इसीलिए इसे ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को। और आधुनिक समय का अगर आपसे पूछे सड़क निर्माता कौन है तो उसका नाम क्या है? मेकाडम नाम है। तो देखो, सड़क निर्माता कौन है? शेरशाह सूरी है। अगर आधुनिक सड़क निर्माता पूछे तो उसका नाम क्या है? मेकाडम। एक रोड बनाई ढाका से कलकत्ता, कलकत्ता से कहाँ पर? दिल्ली, जिसे नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं, और दिल्ली से अमृतसर जिसे नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं, और अमृतसर से पेशावर जिसका संबंध हमसे नहीं है। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों को हम क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। समझ में आ गई होगी आपको? आगे तो भाई कमेंट कर दिया करो यार, जिससे मुझे पता लगता रहे कि हाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें जा रही है, डिलीवर प्रॉपर रूप से हो रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख दिया करो, मैं आपका जवाब वहीं पे कमेंट में दे दूंगा मेरे प्यारे साथी हूँ। ठीक है, अब देखो दूर कुछ नहीं है, बिल्कुल पास पास है। अगर फील करो तो पास है, नहीं तो सब कुछ दूर है। पत्थर में पूजो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। ठीक है, वो वाली बात है। चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं 1943 की, बिफोर द इंडिपेंडेंस। यानी अगर मैं बात करूं बिफोर द इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, तो एक साल आता है जिसका नाम है 1943, और यहाँ पर एक योजना बनाई जाती है जिसका नाम है नागपुर योजना। और नागपुर योजना की खास बात क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए साथियों सड़क आधुनिकीकरण की पहली योजना कौन सी थी, तो उसका नाम क्या है? नागपुर योजना। नागपुर योजना जो है आपके सड़क आधुनिकीकरण की पहली योजना थी आपके भारत में। और इसके तहत जो है 4 प्रकार की सड़कों का वर्गीकरण किया गया। नंबर 1 नेशनल हाईवेज, नंबर 2 स्टेट हाईवेज, नंबर 3 मुख्य जिला सड़कें, और नंबर 4 अन्य सड़कें। यानी हमने जब शुरू के अंदर देखा था, अन्य सड़कों के अंदर 2 जिला और ग्रामीण है, मुख्य जिला सड़कें हैं, स्टेट हाईवे है और नेशनल हाईवे है। केवल एक चीज इसमें शामिल नहीं थी जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस वे। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस वेज इसके अंदर शामिल नहीं है, जो आपके जयपुर से किशनगढ़ अजमेर तक फैला हुआ है या बना हुआ है नेशनल हाईवे 8 पर। तो ये नागपुर योजना थी। यानी 2 बातें आपको याद रखनी है। नागपुर योजना कब आई? 1943 में आई। नंबर 2 सड़क आधुनिकीकरण की पहली योजना थी। तीसरा, सड़कों को 4 भागों में बांटा गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें और अन्य सड़कें। बस यही इसकी खास बात थी, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सड़क विकास निधि। साथियों, राजस्थान रोड डेवलपमेंट फंड RRDF एक फंड का निर्माण किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। कब किया? 2004 में। जो आपका पेट्रोलियम है, क्या है? पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम के ऊपर 50 पैसे का क्या लगता है? सेस लगता है। ठीक है, सेस क्या होता है? जो भी सरकारें होती है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए कुछ जो है सेस लगा देती है। और जब सेस लगा देती है तो उसी को, जो एक्स्ट्रा पेमेंट लगा देती है, उसी को क्या बोलते हैं? सेस बोलते हैं।
तो राजस्थान सड़क विकास निधि की स्थापना 2004 में की गई थी। राजस्थान के अंदर रोड का डेवलपमेंट करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए, और इसके लिए पेट्रोलियम के ऊपर जो भी आप पेट्रोल खरीदते हो 0.50 पैसा जो है सेस के रूप में जाता है राजस्थान सरकार के पास। अगली बात देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री विलेज रोड प्रोजेक्ट दिसंबर 2002 के अंदर दिसंबर 2000 के अंदर शुरू किया गया था। इसके अंदर 100% जो है 100% आपको क्या मिलता है, ग्रांट मिलता है, यानी अनुदान मिलता है। उसके बाद में 2015 से, यानी 2000 से लेकर 2015 तक, यानी पूरे 15 साल जो है इसका पूरा का पूरा पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई सड़क का निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर 60-40 का रेशो हो गया है 2015 के बाद में। 60-40 का मतलब क्या है, 60:40, यानी अगर आपके 100 रुपीज़ खर्च होते हैं तो 60 रुपीज़ पेमेंट आपका कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और 40 रुपीज़ का पेमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। बात समझ गए? तो ये है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में दो छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामीण गौरव पथ के बारे में। ग्रामीण गौरव पथ, इसका सबसे पहली बात तो नंबर 3, ग्रामीण गौरव पथ की अगर हम बात करें तो 2014-15 से ये योजना शुरू हुई है, ग्रामीण गौरव पथ। अब गौरव का मतलब ही क्या है, 3 वर्षों में, यानी 2015-16 से 16-17, 17-18, 18-19, 3 वर्षों में जो आपके पंचायत जो मुख्यालय है, पंचायत हेडक्वार्टर है, उनको रोड से जोड़ने की परियोजना है। आप जानते हो 3 होती है, एक तो आपकी होती है जिला परिषद होती है, ठीक है, और एक आपके पंचायत समिति होती है, और एक आपके होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है, ग्राम पंचायत। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके जो ग्रामीण गौरव पथ है जो 2014-15 के अंदर स्टार्ट हुआ, जो कि 3 वर्षों के लिए था, हालांकि बाद में बढ़ा दिया गया, तो पंचायत मुख्यालयों को रोड से जोड़ने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण गौरव पथ का संबंध किससे है, पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने से है। नंबर 4 की बात करें, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। पै का मतलब क्या है, डॉट यानी परियोजना। ये 2013-14 के अंदर आपके वर्ल्ड बैंक, यानी जो आपके विश्व बैंक है, उसके माध्यम से, उसके सहयोग से ये योजना आपके चलाई गई है भाई। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना 2013-2014 के अंदर चलाई गई विश्व बैंक की सहायता से आपके भारत में, ठीक है। इसके अंदर रोड का जो कंस्ट्रक्शन है उसको फास्ट करना है, और जो पहले जो रोड बनी हुई है, जैसे 1 लेन है तो उसे 2 लेन करना है, 2 लेन है तो 4 लेन करना है, 4 लेन है तो 6 लेन करना है, या फिर एक्सप्रेस हाईवेज बनाने हैं। जैसे अभी आपके एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है राजस्थान के अंदर। एक एक्सप्रेस हाईवे तो आपके कौन सा है, नेशनल हाईवे 8 है, जो कि जयपुर से आपके किशनगढ़ अजमेर तक है। एक दूसरा चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है, आपने नाम सुना हो तो, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। चंबल एक्सप्रेस वे में आपका नेशनल हाईवे 76 शामिल है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अक्टूबर 2004 के अंदर एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है रिडकोर। क्या नाम है, रिडकोर, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ठीक है। रिडकोर की स्थापना की गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई रिडकोर की, ठीक है। तो देखिए, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, CS का मतलब क्या है, चीफ सेक्रेटरी, यानी राजस्थान के मुख्य सचिव। क्या है, राजस्थान के मुख्य सचिव, इनको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो ये क्या है, आपके जो रिडकोर है उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कुछ बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ बातें हैं तो देख लेते हैं एक बार। राजस्थान सड़क नीति की अगर हम बात करें तो 1994 में राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट दैट टाइम, उसने सबसे पहले पूरे भारत में एक राजस्थान सड़क नीति जारी की थी। यानी इस प्रकार की रोड पॉलिसी रिलीज करने वाला राजस्थान वाज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन 1994, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, राजस्थान की सड़क नीति दूसरी और पॉलिसी कब आई, 2002 में आई। नंबर 3, राजस्थान सड़क विकास नीति यानी रोड डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई, 2013 में आई। और नंबर 4, पहली सड़क सुरक्षा नीति यानी राजस्थान का फर्स्ट आपके रोड सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन पॉलिसी
29 नवंबर 2016 यानी 2016 में आई। इसके अलावा एक संस्था की स्थापना करी राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड 1979 में, और इस संस्था को 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड इसका नाम कर दिया। दोबारा देखते हैं, जो फर्स्ट पॉलिसी है आपके रोड पॉलिसी 1994 में आई, सेकंड 2002 में आई, ठीक है। दो तो सड़क नीति आई 1994 2002। अगली बात देखते हैं, रोड डेवलपमेंट पॉलिसी 2013 में आई, और रोड आपकी प्रोटेक्शन पॉलिसी 29 नवंबर 2016 में लॉन्च की गई। तो ये चार पॉलिसीज हैं आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना 1979 में की गई। 2001 के अंदर इसे राजस्थान राज्य सड़क विकास यानी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड निर्माण निगम लिमिटेड यानी कंस्ट्रक्शन निगम लिमिटेड के नाम से इसे जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल 2009 के अंदर जो आपके रोड सेफ्टी के लिए जो है 2009 में एक काउंसिल बनाई गई, एक समिति बनाई गई, परिषद बनाई गई, जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होते हैं आपके राजस्थान में। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये आपके रेल मगरा राजसमंद में है। ट्रैफिक पार्क आपके जयपुर में है, और हाल ही में आपके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सर ने ये घोषणा की है कि प्रत्येक जिले के अंदर क्या बनेंगे, प्रत्येक जिले में आपके क्या बनेंगे, ट्रैफिक पार्क बनेंगे, यानी टीपी, यानी एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके किसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ट्रैफिक पार्क का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इजरा आप जानते हो, इजरा क्या है, 1939 में देश का पहला रेल बस इंजन है। फेरी क्वीन क्या है, विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन है। थार एक्सप्रेस जानते हो आप, मुनाबाव पाकिस्तान से खोखरा पार बाड़मेर चलती है, जो भी बंद है। और इम्पोर्टेंट ये रेलवे की एक बात आ गई इसमें बीच में, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन जो कहाँ पर है, झालावाड़ में है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द भवानी मंडी रेलवे स्टेशन इन राजस्थान, आप जानते हो कि ये एक बाउंड्री है, और ये बाउंड्री किसकी है, ये आपके इधर मध्य प्रदेश है और इधर आपके राजस्थान है। और ये जो पूरा का पूरा मैंने डॉट बनाया है, ये पूरा का पूरा क्या है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। कौन सा मंडी है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ पर है, आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो ध्यान रखना, ये जो रेलवे स्टेशन है ये आधा कहाँ पर है, राजस्थान में है, झालावाड़ में, और आधा कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो देखो, ऐसी ऐसी भी बातें होती है, अजीब अजीब की बातें हैं, बहुत बढ़िया बात है। साथियों, यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही है, नीचे देखिए ये फोटो दिख रही है। ये फोटो क्या थोड़ा सा पूरा नहीं आ पाया, ये क्या है, आपके हैंगिंग ब्रिज है, और यहाँ से एक नदी बह रही है। मान लीजिए, मान लो नहीं, ये फोटो में आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये नदी बह रही है यहाँ पे, ठीक है, नीचे से। और इस नदी का नाम क्या है, आप जानते हो, इसका नाम है चंबल, रिवर चंबल, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो जो है केबल स्टेट ब्रिज। क्या है, केबल स्टेट ब्रिज, यानी लटकता हुआ झूला। क्या बोलते हो, लटकता हुआ झूला आप इसे बोलते हो, या लटकता हुआ ब्रिज आप इसे बोलते हो। ये कहाँ पर है, ये आपके कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी नदी पर है, ये आपके चंबल नदी पर है। और कौन से हाईवे पर है, ये नेशनल हाईवे 76 पर है। और किसके तहत आता है, ये आपके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत आता है। कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के तहत आता है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर 400 मीटर, यानी लगभग 1.4 किलोमीटर है। इसको बनाने के अंदर आप जानते हो लगभग 40 महीने का समय लगा, और इसको बनाने के अंदर 275 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कितना, 275 करोड़ रुपए टोटल कॉस्ट आई है इसकी। तो देखो, ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि लटकता हुआ ब्रिज कहाँ पर है, कोटा में है, कितने किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर 400 मीटर, यानी 1400 मीटर लंबा है। 275 करोड़ रुपए की लागत आई थी। किसके अंदर शामिल है, कौन से नेशनल हाईवे में है, नेशनल हाईवे 76 पर शामिल है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, उसके तहत ये बनाया गया है। चंबल नदी पर है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको मैंने बता दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, इसका भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, और आपको राजस्थान का एक मैप दिखाई दे रहा है, और इस मैप की अगर हम बात करें तो ये मैप है राजस्थान का। और अब हम चर्चा करेंगे नेशनल हाईवे 8 की। किसकी चर्चा करेंगे, नेशनल हाईवे 8 की चर्चा करेंगे। तो नेशनल हाईवे जब 8 की चर्चा करते हैं, तो आप जानते हो आपका जो अलवर शहर है, इस अलवर शहर से होते हुए आपके जयपुर होते हुए जो है आपके
जो है उसके बाद में अजमेर होते हुए, आपके भीलवाड़ा होते हुए, आपके चित्तौड़ होते हुए, उसके बाद में आपके उदयपुर होते हुए, उसके बाद में आपके डूंगरपुर होते हुए एक हाईवे जाता है जिसे आप कहते हो नेशनल हाईवे 8। ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो चूरू दिखाई दे रहा है आपको, इस चूरू से आप आए नागौर, नागौर से उसके बाद में आप आए अजमेर, और अजमेर के बाद आप आए राजसमंद में, और राजसमंद के बाद में आप आए उदयपुर में, और उदयपुर में, और इसके बाद में ये हाईवे आपको यहाँ पर मिल गया। ये तो दो हाईवे मैंने यहाँ पर बनाए हैं भाई। ठीक है। इन दोनों हाईवे का नाम क्या है? इस हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 48, और इस हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 58। अब आप बोलोगे साहब ये क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, नेशनल हाईवे का जो नया नंबर है, ठीक है, वो क्या है? 48 है, और कई जगह 58 भी है। क्यों? क्योंकि उदयपुर के बाद में इसे 58 के नाम से भी जाना जा रहा है, और उदयपुर से पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? 48 के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये इसके नए नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों इसके नए नंबर हैं। अब आप बोलोगे तो ऐसा क्या है, तो मैं दोनों के बारे में आपको बात बता दूंगा भाई। जो नेशनल हाईवे 48 है, ये राजस्थान में कहाँ से जा रहा है? तो राजस्थान के अंदर ये क्रॉस किया कहाँ से? अलवर से क्रॉस करता है। उसके बाद में ये आपके जो है राजस्थान की राजधानी हेरिटेज सिटी जयपुर में आता है। उसके बाद में ये आपके भीलवाड़ा के अंदर क्रॉस होता है। उसके बाद में ये आपके चित्तौड़ के अंदर एंटर करता है। उसके बाद में ये आपके उदयपुर में एंटर करता है। उसके बाद में ये आपके डूंगरपुर में एंटर करता है। कहाँ पर एंटर करता है? डूंगरपुर में। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी अलवर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर, हो एक अपने यहाँ पर छोड़ दिया भाई। ठीक है, ये अजमेर हो गया। ठीक है, तो मैं देखा 6 कैसे आया, 7 आना चाहिए ना। अलवर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, उसके बाद में भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया। यानी अगर पहला प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान में नेशनल हाईवे 48 जो है कितने जिलों से क्रॉस होता है, पहला प्रश्न क्या पूछे कि कितने जिलों से क्रॉस होता है। साथियों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पूरी की पूरी बातें बता दूंगा मैं आपको। तो कितने जिलों से क्रॉस होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा कि आपके 7 जिलों से क्रॉस होता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो आप बताइए कि 704.85 किलोमीटर। कितनी है? 704, यानी 704 किलोमीटर इसकी क्या है मेरे प्यारे साथियों? लंबाई है। इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि ये जो आपके प्रोजेक्ट है, ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है या परियोजना जो है, इस योजना का क्या है? भाग है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा, सर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बता दो ना एक बार, ये है क्या? तो इसका हमारे टेंशन क्लियर हो जाए दिमाग में, इसकी जो इसका जो दर्द है, जो दुख है, वो मिट जाए। बिल्कुल भाई, आपको जो है मैं जल्दी ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी बता दूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा ये देखते हैं नेशनल हाईवे 58 की। अगर हम बात करें किसकी? नेशनल हाईवे 58 की, तो ये आपके चूरू से स्टार्ट होता है, नंबर 1। उसके बाद में ये आपके नागौर से क्रॉस होता है, नंबर 2। उसके बाद में ये आपके अजमेर के अंदर एंटर होता है, नंबर 3। उसके बाद में ये आपके राजसमंद के अंदर एंटर होता है। उसके बाद में नंबर 5 ये आपके उदयपुर में एंटर होता है, और उदयपुर के बाद में ये जो है नेशनल हाईवे 48 के अंदर मिल जाता है। नेशनल हाईवे 48 के अंदर क्या कर जाता है? ये मिल जाता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके अजमेर है, अजमेर के बाद में राजसमंद, और राजसमंद पर उदयपुर, जब ये हाईवे आपके राजसमंद से उदयपुर के बीच में जाता है, यानी ये राजसमंद और ये उदयपुर इसके बीच में जाता है, तो आप जानते हो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है इम्पोर्टेंट? कि इस जगह पर जो है ये चीरवा घाट से निकलता है। किस घाट से निकलता है? जो आपके चीरवा घाट है, चीरवा पास है, इस चीरवा पास से यहाँ पर ये हाईवे क्रॉस होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है इसकी। ठीक है, और इसका नाम क्या है? और इसका जो नाम है उसे हम बोलते हैं जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेसवे। क्या बोलते हैं? जयपुर गुड़गांव, जयपुर या गुरुग्राम, अब तो गुरुग्राम हो गया, तो जयपुर गुरुग्राम एक्सप्रेसवे इसका नाम है। क्या नाम है? जयपुर गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। ठीक है,
तो इसके अंदर भी जो एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपके जयपुर से लेकर किशनगढ़ अजमेर तक, यहाँ तक क्या है, बिल्कुल एक्सप्रेस वे है। यानी ये जो हाईवे है ये आपके 8 लेन का बना हुआ है। ठीक है, 8 लेन का हाईवे बना हुआ है, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। तो ये बात हुई आपके नेशनल हाईवे 8 के बारे में। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, नेशनल हाईवे 8 जो है कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रहा है, इसके आगे की जो चर्चा है मेरे प्यारे साथियों, आज खूब ज़्यादा हो गया है। इसके आगे की चर्चा जो है कल वाली क्लास में करेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए आप, बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए। अभी हमारा हाईवेज को इसी तरह से हम स्टडी करेंगे जिससे आपके दिमाग में जल्दी सेट हो जाए और चीज़ें एग्ज़ाम तक हमारे दिमाग में बनी रहे। इसी वजह से इस तरह से स्टडी करवाना जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।